नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करते हैं खबरों की। देहरादून के रायपुर में खेल कल्याण निदेशालय में खेल महाकुंभ की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल मंत्री रेखा आर्य, खेल सचिव अमित सिन्हा, क्षेत्रीय विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में बच्चों और युवाओं ने विभिन्न खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान सीएम ने कहा कि ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक खिलाड़ियों के आगे आने का बेहतरीन अवसर है और आने वाले समय में इन्हीं खेल प्रतियोगिताओं से हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचकर प्रदेश व देश का मान बढ़ाएंगे। हमारे प्रदेश के ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक के सभी जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो हमारे प्रतिभावान युवा हैं, उन सबको आगे आने का अवसर प्रदान करता है और इसके माध्यम से उनको खेलों के क्षेत्र में खेलने के लिए एक स्थान मिलता है और नीचे से लेकर ऊपर तक सिलेक्शन होता है। आने वाले समय में इसी खेल महाकुंभ से निकलकर हमारे ये खिलाड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेते हैं और हमारा भी ये प्राथमिकता है। हम नई खेल नीति लाए हैं, उस बहुत सारी योजनाएं हम लेकर आए हैं जिससे कि हमारे राज्य के सामान्य परिवार में पैदा हुए बेटे और बेटियों को भी खेल के क्षेत्र में आगे आने का अवसर मिले। वो सारे हम प्रावधान कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है और जहाँ जहाँ भी हमको लगता है कि हमारे खिलाड़ियों को आवश्यकता है। और इस वर्ष हमारे यहाँ पर राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है जो निश्चित रूप से हमारे राज्य के खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा, उनका एक बड़ा एक्सपोजर होगा। उत्तराखंड में केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत और राज्य में होने वाले चुनावों में क्या है भारतीय जनता पार्टी का मास्टर प्लान, इन सब बातों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने भाजपा के राज्यसभा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की। उत्तराखंड की केदारनाथ विधानसभा में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया है। मेरे साथ बात करने के लिए उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इस वक्त मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। बहुत आखिरकार केदारनाथ की जीत का उत्सव है। हमारी नवनिर्वाचित विधायक आशा नोटाल जी ने आज शपथ ली, उसके बाद महिला मोर्चे द्वारा उनका कार्य में स्वागत किया गया। मैं पूरे केदारनाथ की जनता को बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार के विषय को लेकर कांग्रेस केदारनाथ विधानसभा के अंदर गई थी, क्षेत्रवाद, धार्मिक उन्माद, उसको वहाँ की जनता ने करारा जवाब कांग्रेस को दिया है और मैं कैसे ये चुनाव कार्यकर्ताओं के उत्साहवर्धन का चुनाव है। एक चुनाव खत्म होता है, दूसरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जुट गई है। अब निकाय है, ग्राम पंचायत चुनाव है, कैसी तैयारियां, क्योंकि आपने जो मीटिंग लेनी आपने शुरू कर। देखिए, चुनाव की दृष्टि से क्योंकि अब नगर निगम के चुनाव है, स्वाभाविक रूप से उसके लिए हम चुनाव प्रबंधन की हमारी टोली बनेगी। हर वार्ड को हमको जीतना है, हर चेयरमैन हमको जीतना है, तो उसकी रणनीति के हिसाब से हमने बहुत जल्दी हम प्रदेश के हर निगम के लिए प्रभारी हम नियुक्त करने वाले हैं, पर्यवेक्षक भेजने वाले हैं और जैसे आरक्षण तय होता हम प्रत्याशी घोषणा भी सबसे पहले करेंगे। कांग्रेस कह रही है कि कोई भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी कराने से डर रही है, चाहे शासन चुनाव हो या कुछ। नहीं, डरने का विषय, चुनाव प्रक्रियात्मक रूप से आते हैं, उनको चुनाव हम जीतते हैं। केदारनाथ चुनाव है तो समय पे वो उसका चुनाव हमने चुनाव जीता है। अब क्योंकि केदारनाथ चुनाव कारण में नगर पालिका चुनाव विलंब हो गया था, अब उसकी घोषणा होने वाली है, उसको हम जीतेंगे। बाद में पंचायत चुनाव, क्योंकि केदारनाथ का ये नगर निगम का चुनाव हो गया तो पंचायत की आचार संहिता लग नहीं सकती है, उसका उनकी आचार संहिता लगेगी, वो हम भी जीतेंगे। तो कांग्रेस को हार के बाद कोई विषय बचता नहीं है और मुझे लगता है कांग्रेस को शुक्र मनाना चाहिए कि देर से चुनाव हो रहे हैं, वरना बचा खुचा भी साफ होने वाला है उनका। एक आखिरी सवाल, आपके एक विधायक का ऑडियो वायरल हो रहा है, उस पर आप क्या कह रहे हैं? नहीं, मैंने बात की है और इस प्रकार जनप्रतिनिधि को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति से बात हो रही है उसको भी शालीनता के साथ चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस रूप में, किस व्यवहार के साथ बात की जानी चाहिए और स्वाभाविक रूप से जो गलत है उसके लिए हम चिंता भी करते हैं, बात भी करते हैं। अभी हमारे साथ बात करते हैं भारतीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट, जिन्होंने साफ कहा है कि केदारनाथ के बाद अब दूसरे चुनाव में पार्टी जुट गई है। वहीं जब उनसे ऑडियो के बारे में जब उनसे बात की, उनका साफ कहना है कि उस पर उनसे बात जरूर की जाएगी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राजपूत के साथ आदिल पाशा, T24। उत्तरकाशी में कल होने वाली हिंदू महापंचायत की तैयारी रामलीला मैदान में शुरू हो गई है। इस महापंचायत के लिए हिंदू संगठन के लोगों ने देव डोलियों को भी आमंत्रित किया है। उत्तरकाशी के आराध्य देव कंडार देवता की डोली ने हिंदू संगठन के लोगों को आशीर्वाद देते हुए इस महापंचायत में साथ खड़े रहने का आह्वान किया। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में बनी मस्जिद के खिलाफ यह महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें हैदराबाद के विधायक टी राजा, स्वामी दर्शन भारती के साथ हजारों की संख्या में लोगों के आने की उम्मीद है। सुरक्षा के मद्देनजर दूसरे जनपदों से पुलिस फोर्स मंगवाई जा रही है।
उत्तरकाशी में एक महापंचायत का आयोजन देवभूमि रक्षा मंच के नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसमें उत्तरकाशी के समस्त गांव से आपके यहाँ पर लोग पहुंचेंगे और पूरे उत्तराखंड से लोग यहाँ पर हम लोग यहाँ पे कल उसमें जा रहे हैं। और ये जो हमारी लड़ाई है, ये हमारी अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो भी हमारा युद्ध है, ये हमारा हिंदुत्व की लड़ाई है। और इसमें हरि महाराज जी का भी हमें विशेष आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। उन्होंने भी कहा है कि हम सब आपके साथ हैं, आप लोग मिलजुल के काम कीजिए। और इसमें कल विशेष हस्तियाँ कल जो है हमारे उत्तराखंड की और हमारे देश की, वो भी यहाँ पर पहुँचेगी, जैसे कि टी राजा जी विधायक हैदराबाद से और स्वामी दर्शन भारती जी भी कल यहाँ पर। कल हमारे यहाँ हिंदू सम्राट टी राजा जी भी आ रहे हैं, हमारे बजरंग दल की सिंधु प्रसाद जी और अन्य संगठनों के कई कार्यकर्ता और पदाधिकारीगण पहुँच रहे हैं इसी महारैली को सफल बनाने के लिए। और हमारा पूरा जोर रहेगा कि जो ये अवैध मस्जिद है यहाँ पे ये हटनी चाहिए और ये अवैध गतिविधियाँ उत्तरकाशी के अंदर नहीं चलनी चाहिए और इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारा प्रशासन से यही अनुरोध है। उत्तरकाशी में एक रानीखेत के ऐतिहासिक सोमनाथ मैदान में 508 अग्निवीरों ने 31 सप्ताह के कठिन प्रशिक्षण के बाद देश सेवा की शपथ ली। कुमाऊं और नागा रेजिमेंट के शपथ ग्रहण समारोह में धर्म गुरुओं ने धर्म ग्रंथों की साक्षी में शपथ दिलाई। केआरसी कमांडेंट ब्रिगेडियर संजय कुमार यादव ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अग्निवीरों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया। कुमाऊं रेजिमेंट के बैंड ने देशभक्ति के सुरों के बीच शानदार मार्च पास्ट किया। ब्रिगेडियर यादव ने कहा कि सेना में शामिल होकर युवाओं ने अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के इस ऐतिहासिक सोमनाथ ग्राउंड से 508 अग्निवीर कसम परेड उन्होंने लिया है। कुमाऊं रेजिमेंट के सीनियर मोस्ट जनरल साहब जनरल आरसी तिवारी और हम सब की तरफ से सभी अग्निवीरों को और उनके परिवारजनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्वजों ने इस रेजिमेंट का नाम और झंडा हमेशा ऊपर रखा है, ये सभी अग्निवीर भी जो है उस नाम नमक निशान को ध्यान रखते हुए रेजिमेंट का नाम और गौरव हमेशा ऊंचा रखें। उत्तराखंड में नए भू कानून की कवायद शुरू होने से पहले ही भू माफियाओं ने नया रास्ता तलाश लिया है। ऐसे में जिस प्रयोजन के लिए जमीन बाहरी व्यक्तियों द्वारा ली गई थी, उस प्रयोजन या उस पर कुछ भी काम शुरू न करने के बाद शासन ने उसे सरकार में निहित करने की कार्य योजना बना दी है। और अब जब सरकार ने उस भूमि को निहित करने की ओर विचार किया है, तब भूमाफिया उस भूमि को फिर से स्थानीय लोगों को कम दामों पर बेचने की फिराक में है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि ऐसे लोगों के झांसे में न आए, क्योंकि भविष्य में उन्हें भी इससे दिक्कत हो सकती है। सरकार ऐसी जमीनों को निहित करेगी, इसलिए स्थानीय लोग उन जमीनों को ना खरीदें। देखिए, चूँकि हमने नया भू कानून लाने की घोषणा की है और हम नए भू कानून के लिए हम सभी काम कर रहे हैं, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन भी कर रहे हैं और जो अनुभवी लोग हैं लंबे समय तक जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर काम किया है विभिन्न क्षेत्रों में, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, अनुभव हैं, उनसे हम उनके अनुभव और उनके जो विचार हैं वह भी साझा कर रहे हैं और ले रहे हैं, उनके सुझावों पर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान जो हमारा पहले से भू कानून बना हुआ है, उस भू कानून का भी बहुत लोगों ने उल्लंघन किया है। कई सारी जगह पर आप लोग स्वयं देख रहे होंगे। मैं मीडिया के सभी बंधुओं का, सभी मित्रों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने अनेक जनपदों की जो मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जहाँ भी इस प्रकार के उल्लंघन हुए हैं उसको लोगों के सामने लाने का काम किया है। जिस प्रयोजन के लिए जिसको भूमि दी गई थी, उस प्रयोजन में उसका उपयोग नहीं किया तो उन पर कार्रवाई हो रही है। उत्तरकाशी में एक बार फिर मस्जिद विवाद बढ़ता नजर आ रहा है। स्थानीय लोगों ने महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिस पर पुलिस प्रशासन ने वहां कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। खुद मुख्यमंत्री ने भी इस विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि उत्तरकाशी दौरे के दौरान वहां के स्थानीय लोगों ने उनको अवगत कराया था, जिस पर उन्होंने जिलाधिकारी को जांच करने के लिए कहा था। संभवतः बहुत जल्द जांच पूरी हो जाएगी, उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शुरुआत के दिनों में जब मैं उत्तरकाशी गया था तो मुझे अनेक सामाजिक संगठनों के लोगों ने अपने ज्ञापन दिए थे और अपनी कुछ आशंकाएं व्यक्त की थी। तो मैंने उसमें जिलाधिकारी को पुनः परीक्षण करने के आदेश दिए हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही उसकी जांच पूरी हो जाएगी और जांच पूरी होने के बाद आगे कार्रवाई।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के धर्मपुर विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक विनोद चमोली राज्य में सशक्त भू कानून को लेकर शुरू से ही मुखर रहे हैं, क्योंकि राज्य आंदोलन के दौरान विनोद चमोली को जेल में भी रहना पड़ा। राज्य आंदोलन में उनकी भूमिका को अहम माना जाता है। राज्य में सशक्त भू कानून, निकाय चुनावों और कई मुद्दों को लेकर टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने देहरादून नगर निगम के पूर्व मेयर व वर्तमान में धर्मपुर से भाजपा विधायक विनोद चमोली से खास बातचीत की। उत्तराखंड में हाल ही में हुए केदारनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। वहीं उसके साथ साथ उत्तराखंड में एक लंबे समय से मांग चली है सशक्त भू कानून और राज्य में होने वाले निकाय चुनावों को लेकर भी सबकी नजर है। इन सब मुद्दों को बात करने के लिए मेरे साथ देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली इस वक्त हैं। सर, बहुत स्वागत है टूर्नामेंट। जी धन्यवाद। चमोली साहब, पहले तो केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में जीत मिली है, तो आगे भी चुनाव और हो रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक ये जो केदारनाथ के भारतीय जनता पार्टी की जीत है, ये आने वाले चुनाव के लिए एक बहुत मजबूत आधार बनी है। और जो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव सन्निकट हैं, जो होने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इस जीत का प्रभाव उन चुनाव पर भी आएगा। कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। जनता में भी एक बड़ा संदेश गया है कि तमाम प्रयास करने के बाद भी कांग्रेस हमसे काफ़ी पीछे रही है। तो निश्चित तौर पर इन सब चीज़ों का प्रभाव चुनाव पर आता है। जब निकाय में प्रशासक नियुक्त हो जाते हैं तो जो काम होते हैं, जो विकास के काम होते हैं, उन पर कितना असर पड़ता है? क्योंकि आप तो देखें, आपको खासा उसका नहीं, देखिए, प्रभाव पड़ता है। प्रभाव इसलिए पड़ता है कि सबसे पहले मान लीजिए, मैं अगर देहरादून नगर निगम की बात करूं तो लगभग 100 तो वार्ड है हमारे। एक हमारे मेयर हो जाते हैं 101 और 20 हमारे नामित सदस्य होते हैं। तो 121 लोगों की टीम है। ये वो टीम है जो पब्लिक के लिए कमिटेड टीम है, पब्लिक के लिए समर्पित टीम है, पब्लिक द्वारा चुनी गई। तो इतनी टीम तो सीधे इतने हैंड्स तो काम के लिए वैसे भी मिल जाते हैं। और बोर्ड के न होने के कारण जो नीतिगत निर्णय है वो प्रशासक नहीं ले पाते हैं, क्योंकि लेना भी नहीं चाहिए। उनको जो दैनिक कार्य जो है, प्रशासनिक कार्य है, उनके संचालन का ही काम होता है। तो निश्चित तौर पर काम पर प्रभाव पड़ता है, ऐसा मेरा मानना है। और चुनाव हमेशा समय पर होने चाहिए ताकि जनता का काम प्रभावित हो, निकाय बेहतर काम कर सके। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे देहरादून की धर्मपुर विधानसभा से विधायक विनोद चमोली। खासा अनुभव उनको राजनीति का रहा है और उनका साफ कहना है कि जब चुनाव नहीं होते, प्रशासकों की नियुक्ति होती, तो काम पर थोड़ा प्रभाव जरूर पड़ता है, लेकिन काम होता है। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के लिए हर समय तैयार है और आने वाले जो भी चुनाव होंगे उसमें भाजपा को जीतनी। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ राज। रुद्रप्रयाग से खबर है, जहां के पहाड़ी क्षेत्र में इन दिनों गुलदार के आतंक से ग्रामीण घरों में दुबकने को मजबूर हो गए हैं। एक तरफ वन महकमा गुलदार को पकड़ने में नाकाम साबित हो रहा है, वहीं महिलाओं और बच्चों का जीना मुश्किल हो गया है। जखोली क्षेत्र में गुलदार दिन में ही घरों की दहलीज तक पहुंचकर मवेशियों को अपना शिकार बना रहा है। वन महकमा क्षेत्र में गश्त के साथ ही लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, लेकिन पिंजरा नहीं लगाने से ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों को ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि जखोली ब्लॉक के अंतर्गत वन्य जीवों की गतिविधियों को देखते हुए रुद्रप्रयाग वन प्रभाग द्वारा नियमित क्षेत्र की पेट्रोलिंग की जा रही है। हमारी टीमें लगातार क्षेत्र में बनी हुई हैं। स्वयं प्रभागीय वनाधिकारी महोदय द्वारा क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है तथा क्षेत्र में विभिन्न जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। वन्य जीवों की गतिविधि को देखते हुए जागरूक रहें, समय से अपने पशुओं को गौशालाओं में बांध दें, छोटे बच्चों को अकेला ना छोड़ें, अपने घर के आसपास प्रकाश की उचित व्यवस्था रखें। महिलाओं से विशेष अपील की जाती है कि चारा पत्ती इत्यादि के लिए अकेले ना जाएं, समूह में जाएं। इसी के साथ वन्य जीवों की किसी तरह की गतिविधि की सूचना वन विभाग को दें। वन विभाग आपके साथ है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें। जखोली ब्लॉक है, उसका देवल में खरियार लमाड़ की साइड में ये जो बाघ की स्थिति है वो बनी आ रही है। और इस संदर्भ में मैं तत्काल संबंधित जनपद की डीएफओ से मेरी बात हुई और उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया है और इसके हिसाब से उन्होंने अपनी टीम भी निकाल दी है। 3-4 दिन पूर्व ही उनकी टीम लगातार क्षेत्र में गश्त कर रही है और जहाँ जहाँ पे इस बाघ के स्पॉट आ रहे हैं नज़र या वीडियोस आ रहे हैं या कोई भेज रहा है तो उसके हिसाब से वहाँ पे कैमरे भी ये लगा रहे हैं। अभी तक 4-5 क्षेत्रों में उन्होंने कैमरे भी लगाए हैं और उन्होंने जल्दी, मैंने उनको खुद कहा है कि आप इसको रेस्क्यू करके और रिजर्व फॉरेस्ट में इसको भेजें। आप लोगों को
रामनगर में शनिवार देर शाम प्रशासन और ड्रग विभाग की टीम ने नगर में स्थित मेडिकल स्टोर्स पर छापेमारी की। कार्रवाई की भनक लगते ही कई मेडिकल स्टोर संचालक अपनी दुकान बंद कर मौके से फरार हो गए। मामले में अधिकारियों का कहना है कि विभाग की यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। एसडीएम राहुल शाह ने बताया कि रामनगर में पिछले कई दिनों से कुछ मेडिकल स्टोर की लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान प्रतिबंधित नशे की दवाई मिलने पर एक मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया है। कुछ ऐसे केमिस्ट की दुकानें हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है या जो लाइसेंस धारक भी हैं, उनके द्वारा ऐसी दवाइयां जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं भेजी जानी चाहिए, खासकर ऐसी दवाइयां जो नारकोटिक्स दवाइयां हैं उनको भेजा जा रहा है, जिससे कि अवैध नशे का एक किस्म से व्यापार किया जा रहा है। ये शिकायत हमें प्राप्त हुई थी, गोपनीय जांच करवाई गई, जो जांच में भी ये पुष्टि हुई है, जिसके क्रम में आज 3 जगह हमारे द्वारा छापामारी कार्रवाई की गई, जिसमें एक में उपरोक्त नारकोटिक्स जो ड्रग्स हैं आपके प्रोहिबिटेड वो मौके पे होने पाए गए हैं। उनके द्वारा किसी प्रकार का विवरण उसके संबंध में नहीं दिया गया, उसे मौके में सील कर दिया गया है, उसमें अग्रता कार्रवाई करने की संस्तुति कर दी गई है। इसी प्रकार 2 अन्य में भी अनियमितताएं पाई गई हैं, उनके भी लाइसेंस निरस्त करने की संस्तुति की जा रही है। मौली जिले के गोपेश्वर मुख्यालय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने स्पोर्ट्स स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन करवाया। इस प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 18 साल के वर्ग में जिले भर से 25 टीमों ने हिस्सा लिया। कबड्डी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को मुख्य अतिथि ने पुरस्कृत किया। कबड्डी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए खिलाड़ियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं संघ के जिला संचालक राजेंद्र प्रसाद पंत ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से छात्रों में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना भी बढ़ती है। कबड्डी प्रतियोगिता है, पूरे जिले की है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसका आयोजन किया है और इसमें सब मिलाकर 25 टीमें कुल 14 वर्ष तक और 18 वर्ष तक 2 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। और ये यही नहीं हो रही, पूरे देश में एक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक कि हमारी पौराणिक खेल हैं, जिसको जिंदा करने के लिए, इसको फिर से उभारने के लिए कई सालों से इस पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक इस प्रतियोगिता ऐसी प्रतियोगिताओं को आयोजित कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो इसका उद्देश्य ये ऐसा है कि अपनी देश की प्रतिभाओं को अनवरत निखारते रहें। उसका अनेक प्रकार से विकास तो होता ही है, पर खेल जो है हर खिलाड़ी के लिए, हर नागरिक के लिए, कहते हैं ना साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और ये जो खेल की भावना है, इससे जो है व्यक्तित्व विकास होता है और उसकी एक दूसरे के प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। तो इन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संपूर्ण देश में इस प्रकार का आयोजन करता रहता है। उत्तराखंड के ऐतिहासिक युद्ध स्थल खलंगा में खलंगा मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया। इस मौके पर हजारों लोग मेले में पहुंचे। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान गोरखाली सुधार सभा के अध्यक्ष पदम सिंह थापा ने कहा कि ये ऐतिहासिक स्थल है और सीएम साहब ने यहां मेले के आयोजन के लिए 5 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। इसके साथ खलंगा मेले को राजकीय पर्व के कैलेंडर में जगह देने की भी बात कही। गोरखा समुदाय के लिए गोरखा कल्याण परिषद बनाने के लिए भी सीएम से मांग की गई है। बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी को हमारे विधायक उमेश कर्मा काव जी के द्वारा ये जो उनको बात रखी और उन्होंने तहे दिल से उसको स्वीकार किया है। ये 5 लाख आप देख रहे हैं कि उसके अलावा भी वैसे तो खर्चा बहुत है इस आयोजन के लिए। आप देख रहे हैं किस तरह से भव्य रूप में तैयारी करनी पड़ती है और साथ साथ में रोड की स्थिति आप लोगों ने देखी है। और हम चाहते हैं कि जो खलंगा है, आपने वॉर मेमोरियल देखा होगा कि कभी कभी वहाँ अराजक तत्व के लोग आके उसको डैमेज भी करते हैं और अचानक अगर इस तरह के जो इमदाद हमारे को पैसे का जो फाइनेंशियल अगर मिल जाए सरकार के द्वारा तो वो अच्छे काम में लगेगा, क्योंकि समिति बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं तो तहे दिल से उनको भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बड़ी हिंदू संगठनों की महापंचायत हनुमान चालीसा पाठ के साथ शुरू हो चुकी है। बीते 6 महीनों से मस्जिद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले संयुक्त सनातन हिंदू संगठनों ने आंदोलन की कमान संभाली, लेकिन 24 अक्टूबर को जन आक्रोश रैली के दौरान हुए पथराव के बाद पुलिस लाठीचार्ज में 9 पुलिसकर्मी सहित 27 प्रदर्शनकारी घायल हो गए थे। उसके पश्चात आंदोलन को धार देने के लिए 17 नवंबर को देवभूमि विचार मंच के जिला संयोजक, विश्व हिंदू परिषद के जिला सह मंत्री कीर्ति सिंह महर को देवभूमि विचार मंच के संयोजक मनोनीत किया गया।
मंच ने निर्णय लिया था कि आगामी 1 दिसंबर को रामलीला मैदान उत्तरकाशी में देवभूमि विचार मंच की विवादित मस्जिद के खिलाफ हिंदू संगठनों की महापंचायत आहूत की जाएगी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के तहत निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 2 दिसंबर 2024 को समाप्त होने के बाद जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने जिला पंचायत की सामान्य बैठक के साथ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष उमा बिष्ट ने अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई और राज्य सरकार से मिले बजट पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार से मिलने वाले बजट का आधा हिस्सा स्वच्छता पर खर्च करना पड़ता था, जिससे अन्य विकास कार्यों के लिए धन की कमी हो जाती थी। उमा बिष्ट ने स्वच्छता के लिए अलग से बजट की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यदि स्वच्छता के लिए अलग बजट निर्धारित किया जाए तो पंचायत का मुख्य बजट अन्य विकास कार्यों में उपयोग किया जा सकेगा। जो है 2 साल से इकट्ठी योजना बनाने के लिए कहा, जिसकी वजह से बहुत सारे काम हैं जो छूट जा रहे हैं, क्योंकि इकट्ठी जब योजनाएं बनती हैं तो हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा योजनाएं आ जाती हैं और बजट कम हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ ऐसे काम हैं, मेरा अपना मानना है कि कुछ मतलब काम छूट जाता है। तो या तो ये है कि 3-3 महीने उसको कर दिया जाए पूर्व की तरह, कोई 3 महीने की इस तरह 3 महीने काम हो जाए, कोई आपदा है या कहीं कुछ हुआ तो उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं बचता। और दूसरी बात जो है कि जो हमारा पैसा आता भी था 15 मिनट का, वो हमको आधा पैसा स्वच्छता में खर्चने के लिए कह दिया गया। रामनगर के राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में पटरानी से आकर पढ़ने वाले बच्चों को बाघ के डर से वन कर्मियों की सुरक्षा में घर भेज दिया गया। दरअसल महेश आर्य नाम के एक शख्स ढेला होटल में अपनी ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनके रास्ते में बाघ आ गया जो काफी देर तक हटा ही नहीं। इसके बाद महिला अभिभावक ने शिक्षक नवेंदु मठपाल को सूचना दी। ढेला इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य श्रीराम यादव ने तत्काल ढेला रेंजर को जानकारी दी। वन दरोगा के साथ वनकर्मियों को भेजा। बच्चों को छुट्टी के बाद कॉर्बेट पार्क की ढेला रेंज की विभागीय गाड़ी में ढेला से पटरानी ले जाया गया। आज दोपहर में पटरानी से एक अभिभावक का फ़ोन आया कि वहाँ रास्ते में बाघ रास्ते को बाधित किए हुए है और बच्चों की सुरक्षा को लेकर के क्या होगा। तो हमारे द्वारा तत्काल रेंजर ढेला महोदय श्री नवीन पांडे जी को सूचित किया गया और उसके पश्चात उनके द्वारा वनकर्मियों को भेजा गया और बच्चों को पूर्णतया वनकर्मियों की सुरक्षा के साथ पटरानी को भेजा गया है और उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि भविष्य में भी लगातार बच्चों को पूरी सुरक्षा के साथ पटरानी से ढेला लाया और ले जाया जाएगा। मैं नवीन चंद अपने वन दरोगा, मुझे सूचना आई कि टाइगर देखा गया है या कुछ झपटा है करके ऐसी कुछ सूचना आई थी। तो उसके बाद जो है हम अलर्ट में हैं और हम स्कूल के बच्चों को पटरानी वाले, खासतौर से पटरानी वाले गाड़ी से छोड़ने की व्यवस्था बना रहे हैं और हम छोड़ेंगे। बच्चों को लाने और छोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। खबर हरिद्वार से है, जहां सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से जिले में हेलमेट वितरण अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिडकुल थाना क्षेत्र के राजा बिस्कुट चौक पर विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने 2 पहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित किए। अधिकारियों ने वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संदेश देते हुए कहा कि हेलमेट न केवल कानून का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि ये जीवन की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। और सेफ्टी, रोड सेफ्टी के लिए और जो हमारे राइडर्स हैं, खासकर जिनके पास जो गरीब हैं, जिन जो हेलमेट वगैरह भी अफर नहीं कर पा रहे हैं, उनके कागज़ वगैरह बाकी पूरे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए आज हेलमेट यहाँ पर बांटे गए थे। और बाकी जो हमारे ई रिक्शा हैं या अन्य जो रिक्शा वाले हैं जो हमारे रोड सेफ्टी के नियमों का पालन करें, उनको प्रोत्साहन के लिए यहाँ पर कुछ CSR एक्टिविटी के तहत हेलमेट्स हैं, बैग्स वगैरह वितरित किए गए थे। तो ये इससे एक प्रचार प्रसार भी होता है और ये एक अच्छी पहल है। लालकुआं से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक कलयुगी मां ने अपना नवजात शिशु नहर में फेंक दिया। हल्दूचौड़ चौकी क्षेत्र के नहर में नवजात शिशु का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। नवजात का शव कपड़े में लिपटा मिला। नवजात शिशु का शव पूरी तरह से विकसित है। ग्रामीणों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नवजात का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।
हिमग्रीडा स्थलीय और अंतर्राष्ट्रीय विंटर डेस्टिनेशन के रूप में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली में विंटर सेलिब्रेशन क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को मनाने के लिए हर साल हजारों पर्यटक पहुंचते हैं। ऐसे में पर्यटकों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर GMVAN ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। विंटर डेस्टिनेशन औली में शीतकाल में पर्यटकों की पहली पसंद चेयर लिफ्ट और स्की लिफ्ट का मेंटेनेंस सर्विसिंग वर्क शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते फिलहाल 2 दिसंबर तक चेयर लिफ्ट का संचालन औली में बंद रहेगा। देहरादून के IRDT सभागार में साझा मंच गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अलग अलग विभागों से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस दौरान कानून व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण और रोजगार चर्चा के मुख्य बिंदु रहे। मीडिया से चर्चा करते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जिला प्रशासन ने एक नई पहल की है। जनपद के जितने भी NGO, एल्डर सिटीजन ग्रुप, सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद और महिला उत्थान के क्षेत्र में काम कर रहे संगठनों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई ताकि एक संवाद स्थापित हो सके। साथ ही जो कमियां हैं उन पर मंथन किया जा सके। कई ऐसे विषय हैं इंटर रिलेटेड कि जहाँ पे एक मंच पे सारे अधिकारियों को लाकर और इन सारे ग्रुप्स और ऑर्गेनाइजेशंस को लाकर एक संवाद कायम करना ज़रूरी होता है। जो फीडबैक लूप है वो स्ट्रॉन्ग करनी आवश्यक होती है, जिससे जो हमारा कनेक्ट है, जिसके लिए हम काम करते हैं, हम पब्लिक ऑफिसर्स, वो मैंडेट हमारा एनरिच हो। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये एक ऐसा फोरम डिवाइस किया गया है और इसको आगे अब हम इंस्टीट्यूशनलाइज भी करेंगे, जिससे इसकी कंटिन्यूटी बरकरार रहे। पहले ही जो जिलाधिकारी महोदय और CDO साहब ने यहाँ पर जो रखी साझा मांग, जिसमें जो हमारे जो सामाजिक मुद्दे हैं या कहेंगे कि जिस मुद्दों से जो है पब्लिक सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है, अपेक्षाएं हैं, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य की ले लें, चाहे हम कूड़ा प्रबंधन की लें, ट्रैफिक की लें, इस सभी मुद्दों को इसमें रखा गया और एक से एक पैनलिस्ट भी आए और इसमें गवर्नमेंट के जो हमारे अधिकारी हैं वो भी इसको ब्रीफ कर रहे हैं और आमजन भी इसमें सवाल पूछ रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं। जैसे मैंने देखा कि अभी ट्रैफिक वाले और इश्यूज़ पर चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव भी आए, कुछ लोगों ने लिखित में भी दिया है। तो मुझे लगता है कि इस तरह के साझा मंच में जो लोग शामिल हैं उनके सुझावों पर हमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए। मैं और पुलिस विभाग की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन होगा जो अच्छे सुझाव हैं। इसी के साथ न्यूज़ अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।